गरीब से पूछूंगा कि अम्मा रसनवा मिलत बा, गेहूं चावल मिला, तेल योगी जी भेजे रहे मिला, नमक मिला, तब उस गरीब को जब मैं बताऊंगा तो उसको लगेगा अरे नमक भी दे रहे हैं, अरे तेल भी मिल रहा है, बताओ हमको तो कोटेदार में तेल नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज मैं फिर से आपके बीच में आ चुका हूं। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो मैं अगर आप अभी आपसे मैं जब रूबरू कराऊंगा तो शायद आपको भी खुशी होगी। जो लोग हमारे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं और जो बदलापुर क्षेत्र से, मैं उनसे कहना चाहता हूं बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। हमारे साथ हैं रमेश चंद मिश्रा जी, वहाँ के मौजूदा विधायक। अब मैं बात करूं, आज मुलाकात करना था। भाइयों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह गरीबों के लिए कार्य कर रही है, उसी तरह जो हमारे साथ विधायक जी बैठे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि जिस तरह वो जनता को संबोधित करते थे, मैंने पहली बार एक ऐसे विधायक को देखा था जो ऐसे जनता को संबोधित करते हैं गाँव की भाषा में, एक घंटे 2 घंटे। कहीं ना कहीं उसका नतीजा है आज वो भारतीय जनता पार्टी से फिर से विधायक बने, यानी 2 बार लगातार। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे योगी जी का लगातार एक संदेश रहा है गरीबों का कल्याण होना, ऐसे लगातार गरीबों के लिए आपकी पार्टी काम कर भी रही है। हम लोग देखते हैं जिस तरह अभी तक की जो पार्टियाँ थी उन्होंने नहीं किया, पर योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उसका नतीजा मिला है। तो सर, हमारे साथ जो 68,337 जो ग्राम प्रहरी हैं जो गांव में चौकीदारी करते हैं, इनकी पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि मैं इन लोगों के बीच में गया हूं। इनको 2500 रुपये वेतन मिल रहा है, पहले इनको लगभग 1500 था, तो योगी जी ने आते ही 1000 रुपये बढ़ाया। बहुत ये अच्छी बात है कि 70 सालों से जो वेतन कम पा रहे थे, योगी जी ने 1000 रुपये बढ़ाया। उसके बाद सर एक बजट लागू किया गया था 47.88 लाख का, तो उस बजट का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और जो राज्य विधि आयोग की एक रिपोर्ट 2.5 साल का जो मेहनत करके योगी जी मंगाई, उसका भी हमें नहीं पता चल पाया। थोड़ा बताने का दृष्टि ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारी सरकार हर विषय पर चिंता करती है, और जो पिछला हमारा कार्यकाल था हमारी गवर्नमेंट का, कहीं न कहीं वह कार्यकाल में 2 साल कोविड की वजह से हमारी सरकार का पूरा फोकस स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तम बनाना था। कोविड के जो पेशेंट थे उनकी देख रेख करना था, उनको तक दवाई पहुंच जाए, आम नागरिक कोविड से बच सके, उनकी सुरक्षा हो सके, अस्पतालों में आईसीयू से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर के दवा तक की व्यवस्था हो सके, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति हो सके, मेडिकल के स्टाफ की नियुक्ति हो सके, मेडिकल के इक्विपमेंट की व्यवस्था हो सके। ज़्यादातर हमारी सरकार ने विशेषकर ये जो लगभग बीच वाला लास्ट वाला ये समय था हमारा 2-3 साल, हमारी सरकार ने इसी पर ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा काम किया। उसके बाद भी हमने वृद्धा पेंशन बढ़ाया, जो 500 रुपये था उसको हमने 1000 किया, विकलांग दिव्यांग पेंशन हमने बढ़ाया 1000 किया, विधवा पेंशन हमने बढ़ाया 1000 किया। जो गरीब मजदूर, जो प्रवासी मजदूर थे, जो बाहर से आए थे, वो मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो, उनको हमने 25-25 किलो का राशन का पैकेट दिया, उनके खाते में 1-1000 रुपये दिए। जनधन खाते के माध्यम से 3 महीने हम लोगों ने लगातार 500-500 रुपये जनधन खाते के माध्यम से गरीबों को हम लोगों ने दिया। किसानों को किसान सम्मान निधि हमने दिया 6000 रुपये प्रति वर्ष, और किसानों को किसान सम्मान निधि देने के अलावा हमने जो गरीब हैं, जो छोटे छोटे बाजारों में, छोटे छोटे चौराहों पे रेड़ी खुमचा खुमची, ये सब जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, हम उनके भी सहयोग के लिए 10,000 रुपये तक हमने विदाउट ब्याज हमने उनको लोन देने का भी काम किया, गरीबों को मुफ्त में राशन देने का भी काम किया। कहीं न कहीं सरकार के इतने काम हैं कि मैं आपको गिनाते रहूं पूरा दिन बीत जाएगा, और वो सारी योजनाएं दिखाई पड़ रही हैं। अब रही बात, आपने जो ग्राम सेवकों की बात करी है, आप खुद ही बता रहे हैं कि 1000 हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है।
और आगे भी हमारी सरकार, चूँकि जिन कारणों से नहीं कर पाई वो हमने आपको कारण बताया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। हम ऐसे कर्मचारियों के प्रति पूरी हमारी सोच रहती है कि हम उनकी भलाई के लिए क्या से क्या कदम न उठाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार जब बजट पेश होगा या अगली बार जब भी बजट पेश होगा तो हमारी सरकार इन लोगों की बातों पर ध्यान देगी और इनके लिए जरूर कुछ न कुछ करेगी। सर एक्चुअली क्या है कि हमारे पास लगातार जैसे ग्राम प्रहरी बार बार फ़ोन करते हैं, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था मैंने स्पेशली सभी ग्राम प्रहरियों को यही चीज़ अपने वीडियो के माध्यम से गाइड किया था कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आपका उद्धार कर सकती है। तो काफ़ी लोगों ने प्रचार प्रसार किया है भाजपा के लिए, तो आज वो कहते हैं कि भैया हमने तो अपना दिल से समर्थन दिया, अगर हमारा भला नहीं हुआ तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप परेशान मत हो, एक ऐसी ये पार्टी है कि आपको परेशान नहीं करेगी बल्कि आपका उद्धार ही करेगी। तो सर वैसे क्या लगता है कि अगर योगी जी तक थोड़ा सा आप पहुँचाने का कष्ट करें और विधानसभा में, तो उम्मीद है कि लोगों का कुछ भला हो सके? ये ऐसा है, मैं आपको बड़ा विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे सभी ग्राम प्रहरियों को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिन होमगार्डों का तनख्वाह जो मिलता है उनको दैनिक भत्ता, आज तक किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया, उनका भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार। आंगनबाड़ी का भत्ता बढ़ाने का काम, मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार। आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार। उनको मल्टीमीडिया मोबाइल से जोड़ने का काम हमारी सरकार। तो मैं यह समझता हूं जब हर के लिए कुछ न कुछ हमारी सरकार ने किया है, तो ऐसे हमारे आपको भरोसा करना चाहिए कि आपके लिए भी, ग्राम सेवकों के लिए भी हमारी सरकार जरूर कुछ करेगी। अब जैसे सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे अन्य कर्मचारी होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी भी कारण अगर उनकी मृत्यु होती है, कुछ भी होता है, तो उनको सरकार की तरफ से लाभ भी मिलते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, लाभ मिलते हैं। पर ग्राम प्रहरियों की इतनी ज़्यादा पीड़ा है, जैसे अभी एक हाल में प्रतापगढ़ में अभी 2 दिन पहले एक हादसा हो गया है कि थाने से ड्यूटी करके चौकीदार बाहर निकल रहे थे, कार ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। तो ऐसी कंडीशन में तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण प्रहरी बहुत ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि सरकारी जो उन्हें सेवाएं अलग से मिल रही हैं वो तो मिल ही रही हैं, पर ये मेरा उद्देश्य है कि कम से कम जो अन्य लोगों को, कर्मचारियों को जो सरकार देती है मृत होने के बाद जो घर में एक धनराशि पहुँचाती, इसी तरह से थोड़ा सा अगर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ध्यान दे दे तो शायद हमारे ग्राम प्रहरियों का भला हो। चलिए, मैं इस पर मैं जरूर कहूँगा, मैं पत्र भी लिखूँगा, एक पत्र आपके ग्राम प्रहरियों के माध्यम से उनका एक पत्र भी मेरे पास आ जाए, क्या क्या शिकायतें हैं उसको मैं डिटेल बना करके मैं एक पत्र लिख करके शासन को अवगत भी कराऊंगा, सरकार को ही बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं जरूर एक निवेदन करूंगा, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं होता है तो कम से कम ऐसे सभी ग्राम प्रहरी प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल पॉलिसी, जो कि 1 रुपये 1 महीने में लगता है, 12 रुपये 12 महीने में लगता है, 12 रुपये में एक्सीडेंटल पॉलिसी जरूर करा लें। श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। भगवान न करें किसी के साथ कोई घटना घटे, लेकिन अगर वो श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो 5 लाख रुपया ऐसी घटना पे श्रम विभाग के द्वारा मिलता है, और 2 लाख रुपया एक्सीडेंटल पॉलिसी के तहत मिलता है। तो 5 और 2 7 लाख रुपया, प्लस हमारी सरकार जो है, अगर जमीन किसी के पास है तो कृषि बीमा अलग से होता है, उसका भी पैसा सरकार देती है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार करती हैं। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक योजना और चलाई थी कि अगर किसी का बच्चा अनाथ हो जाता है, किसी के मुखिया का अगर मृत्यु हो जाता है, तो उस बच्चे की देखरेख करने का पूरा काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, और उनके 2 बच्चों की देखरेख सरकार करेगी। एक बच्चे को 2500 रुपया प्रति माह भरण पोषण के लिए हमारी सरकार देगी। एक बच्चे को प्रति माह 2500 रुपया, ये बहुत बड़ी बात है। अनाथ बच्चों को ये बाल विकास योजना के तहत यह सरकार योजना चला रही है।
तो मैं समझता हूँ कि इन योजनाओं का भी लाभ लेना चाहिए। और अलग के लिए मुझे जरूर विश्वास है जब सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेगी तो उनके लिए अलग से भी जरूर करेगी। लेकिन ये जो मैंने बताया है तत्काल, इसको तो जरूर कराएंगे। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपने लेटर की बात कही है तो मैं जल्द ही ग्राम प्रहरियों से लेटर मंगा कर आप तक पहुँचाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग अगर इस पर प्रयास करेंगे तो मुझे ये पता है कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट से हम मिलेंगे तो कहीं ना कहीं काम बनेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये मुझे पता है। तो मैं आप तक लेटर पहुंचाऊंगा। बस आपसे यही अपील करूंगा कि विधानसभा से लेकर माननीय श्री योगी जी तक ये बात पहुंचाने का कष्ट करिएगा ताकि इनका उद्धार हो सके। लेकिन चलते चलते लास्ट में एक सवाल और करूंगा। ये सर, मेरे को ये जो आपका एक टैलेंट है लोगों को संबोधित करने का, ये मतलब ऐसे ही अपनी मर्जी से आपके मन में ख्याल आता है कि एकदम गांव की तरह हिलमिल के पब्लिक के बीच में बिना सुरक्षा के जा करके बोलना, ये सब मैं देख रहा हूँ आपका चीज़ तो बड़ा अलग लगा अन्य विधायकों के मुताबिक। तो ऐसा थोड़ा हमें बताने का कष्ट। देखिए, होता क्या है कि मैं समाज सेवा में लगभग 2003 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और 2005 में बीडीसी के चुनाव से मैंने शुरुआत किया है। ब्लॉक प्रमुख से शुरुआत किया है, बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख से, यानी मैंने अपने राजनीति की शुरुआत बहुत ज़मीन से किया है। बीडीसी, फिर प्रमुख, फिर विधानसभा का, फिर एक प्रमुखी लड़ा, हार गया, फिर एक विधायकी लड़ी, हार गई, फिर उसके बाद मैंने 2017 में चुनाव लड़ा, विधायक बन गया, 2022 में लड़ा, विधायक बन गया। तो कहने का मतलब यह जो अनुभव है, ये जनता के बीच में मैं बहुत शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवा के साथ बहुत शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और कहीं न कहीं अगर आप ज़मीन से जुड़ेंगे और ज़मीन की हकीकत को अगर आप जानेंगे तो अपने आप ज़मीन क्या मांगती है, मिट्टी हमारी क्या मांग रही है, हमारे मिट्टी के लोग क्या मांग रहे हैं, आपके अंदर आप अपने आप अंदर से एक भाव जगेगा कि हमारी मिट्टी ये मांग रही है, हमारी गरीब जनता ये मांग रही है। और वह गरीब जनता किस भाव से समझ सकती है, कैसी भाषा से समझ सकती है। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है सरकार की योजनाएं सही तक धरातल तक पहुंचे उसको पहुंचाने का, और योजनाओं को गरीबों से उनकी भाषा में बताने का, समझाने का। हम लाख योजना बनाए, कमरे में एसी कमरे में, हम बंद कमरे में योजना बना। मैंने वही तो देखा कि आप हर एक गरीब से गरीब झुपड़पट्टी वाले से आप पूछते हैं कि आपको राशन मिलता है कि नहीं। इस तरह से आप जमीनी स्तर पर जो कार्य किए, मुझे लगता है वही आशीर्वाद आपके साथ जनता का मिला है क्या कि कई जगह शिकायत आती है, कोटेदार राशन नहीं देता, अस्पताल की सुविधाएं पता लगता नहीं मिलती, पता लगता सेक्रेटरी ने जो है फला गरीब था उसको आवास न दे करके अमीर को दे दिया, शौचालय इतना घटिया बना दिया कि 2 महीने बाद गिर गया, बिजली का खंभा पता लगा किसी गरीब के घर तक तार नहीं पहुंचा। तो हम लोग जब गांव में जाते हैं तो अगर मैं बंद कमरे में पूछूंगा तो कुछ चंद लोग मुझे बताएंगे हाँ भैया सब ठीक हो गया, पूरा गांव एकदम चकाचक हो गया, सब तरफ कॉलोनी मिल गई, सभी हो गया। लेकिन जब मैं गांव में जाऊंगा और उस लाभार्थी से पूछूंगा भैया दादा किसान सम्मान निधि मिल रही है, वो बताएगा हाँ, प्रसन्नता होगी कि मोदी जी की योजना सफल हो गई। जब मैं उस गरीब से पूछूंगा कि अम्मा राशनवा मिलत बा, गेहूं चावल मिला, तेल योगी जी भेजे रहे मिला, नमक मिला, तब उस गरीब को जब मैं बताऊंगा तो उसको लगेगा अरे नमक भी दे रहे हैं, अरे तेल भी मिल रहा है, बताओ हमको तो कोटेदार में तेल नहीं दिया, चावल और गेहूं तो दिया लेकिन तेल नहीं दिया। तो मेरा उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा था, उनकी भाषा में उनको समझाना, उनको बताना कि आपको तेल मिला कि नहीं, आपको राशन पूरा मिला कि नहीं। जब मैं पूरी एक एक योजना को गिनवाता हूँ तो जो उनको मिला रहता है उसमें वो हाँ कहते हैं, और जो नहीं मिला रहता है उसमें वो ना कहते हैं। जब ना कहते हैं तो तुरंत उस अधिकारी से मैं जवाब तलब करता हूँ, और तब जो नई योजना मिलती रहती है उसको मैं पहुंचाने का काम करता हूं। इससे कई लाभ होते हैं, योजना की लोगों को जानकारी हो जाती है और अधिकारियों कर्मचारियों के अंदर भय हो जाता है, जिनको सुविधा का लाभ नहीं मिलता उनको तक सुविधा पहुंच जाती है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, जन कल्याणकारी योजनाओं जो हम लोग बनाते हैं वह गरीबों तक पहुंचे, बस। लेकिन हमको ऐसा लगता है जिस हिसाब से जनता आपको पसंद करती है
और बदलापुर के अलावा भी बाहर के लोग भी आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपका जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से अन्य लोग भी देखते हैं बाहर के। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आने वाले समय में अगर आपको सांसदी की भी टिकट दे दे तो मुझे ऐसा लगता है आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास वो गट्स हैं कि आप जनता के बीच में जा करके जिस तरह हाल चाल लेते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे विधायक हुए, बहुत सारे नेता हुए हैं, उनको घर बैठे कैमरे के सामने वो बोलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो नहीं देखते कि क्या हो रहा है। लेकिन आपने जो जमीनी स्तर से काम किया, मुझे लगता है कि अगर मोदी जी आपको अगर ये मौका आगे देते हैं तो आप बहुत ईमानदारी से इस मौके को आराम से आप जीत हासिल करके जनता की सेवा कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? जय बदलापुर, जय बदलापुर, जय बदलापुर। अभी मुझे जनता ने बदलापुर की सेवा करने का अवसर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की संगठन ने बदलापुर की सेवा करने का अवसर दिया है, तभी मैं बदलापुर के अलावा कहीं और कोई न सपना देखता हूँ, न कोई मेरे मन में ऐसा भाव है। लेकिन मान लो अगर भाई संगठन क्या निर्णय लेता है, संगठन के निर्णय का हम पालन करते हैं। संगठन ने मुझे विधानसभा लड़ाया, मैं विधानसभा लड़ा, कई लोगों का टिकट कट गया, फिर से मुझे टिकट दिया। संगठन को विश्वास था कि ये चुनाव जीत सकते हैं, तो मैंने चुनाव जीता, फिर से मैं चुनाव लड़ा। तो संगठन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, संगठन के निर्णय का हम लोग सैनिक हैं, सिपाही हैं। जो संगठन निर्णय करेगा वो हमको करना है। अभी मुझे बदलापुर की जनता की सेवा करना है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अभी हमने जो बात की रमेश चंद्र मिश्रा जी से, बहुत अच्छी तरह से हमारे भाई साहब ने बात मुझसे की, बहुत अच्छा लगा और अपना समय यहाँ पर कीमती दिया। और जौनपुर जो जिला है और वहाँ का बदलापुर विधानसभा, वहाँ के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने ऐसा विधायक पाया है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। कभी कोई ऐसी समस्याएं या दिक्कत होती हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मिश्रा जी आपके लिए ज़रूर उतरेंगे मैदान में। और जो ग्राम प्रहरियों के लिए मैंने बात की है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कोई ना कोई निर्णय आप लोगों के लिए आएगा और मैं मिश्रा जी के पास आपका लेटर जल्द से जल्द पहुँचाने वाला हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अन्नू त्रिपाठी।